बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी कैंसर के चैप्टर 48 को। इस चैप्टर में एंटी फंगल को स्टडी करना है हम लोगों ने। फंजाई को ट्रीट करना खास तौर पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज और न्यूट्रोपेनिक पेशेंट में थोड़ा सा मुश्किल होता है। फंगल इन्फेक्शंस को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं इनटू सिस्टेमिक इन्फेक्शंस एंड म्यूकोकुटेनियस इन्फेक्शंस। सिस्टेमिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो ग्रुप्स होते हैं उन सब के नाम वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं। ए से एम्फोटेरेसिन, बी ए से एजोल्स और ई से इकाइनोकैंडिन्स। ठीक है, वैसे इसके अंदर फ्लू साइटोसिन भी होता है लेकिन वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आते हैं एम्फोटेरेसिन बी। इससे पहले कि हम एज ड्रग ग्रुप को स्टडी करें, हम ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को स्टडी कर लेते हैं ताकि सारे के मैकेनिज्म एक्शन हमारे लिए आसान हो जाए। तो ये हमारे पास एक फंजाई है जिसके अंदर ब्लू कलर की सेल वॉल है और ये ब्लैक कलर की सेल मेम्ब्रेन है। बाकी सब चीजें आप देख सकते जाएंगे। तो बेसिकली सबसे पहले सेल वॉल को देखते हैं। इस सेल वॉल के अंदर कंपोनेंट होता है बीटा ग्लूकैन। इस बीटा ग्लूकैन के सिंथेसिस को इनहिबिट करके भी हम फंजाई को रोक सकते हैं। ये वाला काम करता है एक ड्रग ग्रुप जिसका नाम है इकाइनोकैंडिन्स। सही की बात। फिर आती है आपके पास सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एर्गोस्टेरॉल। तो कुछ ड्रग्स है जो इस एर्गोस्टेरॉल के सिंथेसिस को खराब करके सेल मेम्ब्रेन को खराब करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अब ये पूरा प्रोसेस है। स्कोलिन एपोक्साइड बनता है। स्कोलिन एपोक्साइड से लैनोस्टेरॉल, लैनोस्टेरॉल से एर्गोस्टेरॉल, लैनोस्टेरॉल से एर्गोस्टेरॉल बनने का जो स्टेप है जिसको 14 अल्फा डीमेथाइलेशन भी कहते हैं, इस स्टेप को इनहिबिट करते हैं एजोल्स। ठीक है, तो एजोल्स एर्गोस्टेरॉल के सिंथेसिस को रोक के मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को चेंज कर रहे हैं। तो ये हो गया एजोल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसके अलावा स्कोलिन को स्कोलिन एपोक्साइड बनने से रोकते हैं टर्बिनाफिन। तो ये टर्बिनाफिन एक तो एर्गोस्टेरॉल बनने नहीं देगा, दूसरा स्कोलिन की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी। ये भी टॉक्सिक है, ये भी फंजाई को डैमेज करेगा। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया आपके पास टर्बिनाफिन्स का। तीसरे नंबर पे आपकी जो मेम्ब्रेन है, इसके एर्गोस्टेरॉल जो मेम्ब्रेन के अंदर लगा हुआ है उसके ऊपर अटैच होके इस मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स फॉर्म करते हैं ड्रग्स। उन पोर्स की वजह से इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाती है, सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट होना शुरू होती है, फंजाई की डेथ होना शुरू होती है। तो ये वाला मैकेनिज्म होता है आपके पोलीइंस का, जिसमें एम्फोटेरेसिन बी भी आती है और निस्टेटिन भी आती है। तो ये मैकेनिज्म हो गया आपके पास पोलीइंस का। तो ये तीनों ड्रग्स आपके मेम्ब्रेन पे लगे हुए थे, एजोल्स भी, टर्बिनाफिन भी और पोलीइंस भी। ATP से नाम याद रख सकते हैं, एजोल्स, टर्बिनाफिन, पोलीइन। ये तीनों मेम्ब्रेन के ऊपर एक्ट करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है सेल की, वो एक तरह से ट्रांसपोर्ट और सब्सटेंसेस में इन्वॉल्व होती है। तो माइक्रोट्यूब्यूल को आप कह सकते हो ग्रीस ऑफ सेल भी होती है। तो एक ड्रग ग्रुप ऐसा भी है जो माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन को इनहिबिट करके फंजाई को मारता है और उसका नाम है ग्रीसोफल्विन, गासोफल्विन। सही होगी बात। तो इसका भी हमने मैकेनिज्म देख लिया। और फिर कुछ ड्रग ऐसे भी हैं जो कि डीएनए के सिंथेसिस को, जो न्यूक्लिक एसिड्स को इनहिबिट करके अपना काम चलाते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए के अंदर क्या क्या कुछ होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। ओ हाँ, साइटोसिन भी होता है ना। तो फ्लू साइटोसिन है उस ड्रग ग्रुप का नाम जो कि न्यूक्लिक एसिड्स को इफेक्ट करता है। तो हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सारों को देख लिए। बाकी चीजें हम लोग चलो स्टडी कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले आता है हमारे पास एम्फोटेरेसिन बी। सिस्टेमिक इन्फेक्शंस के लिए एम्फोटेरेसिन बी बड़ी तगड़ी चीज है। इसको आमतौर पर कोलोइडल सस्पेंशन में दिया जाता है और टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए हम लोग लाइपोसोमल फॉर्मुलेशंस में भी देते हैं। इसकी सीएनएस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, इसलिए अगर हम सीएनएस इन्फेक्शंस को ट्रीट करना चाहते हैं तो इसको हमें इंट्राथीकली देना पड़ेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग स्टडी कर चुके हैं, बस ये देख लो, ये हाइड्रोफिलिक भी होता है, लिपोफिलिक भी होता है, इसीलिए यहाँ पे आके होल्स फॉर्म करता है। बेसिकली ये वो ये जो कि पोर या होल्स फॉर्म कर रहा था। और इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होगी, मेम्ब्रेन कहती है कि ये एर्गोस्टेरॉल पे चिपक के होल्स फॉर्म कर रहा था ना, हम लोग एर्गोस्टेरॉल ही कम कर देते हैं या एर्गोस्टेरॉल को मॉडिफाई कर देते हैं। सही के बाद क्लिनिकल यूज में देखा जाए ज्यादातर इन्वेसिव इन्फेक्शन में इसी को इस्तेमाल किया जाता है और खास तौर पे फंगल मेनिंजाइटिस में इसको इंट्राथीकली दिया जाएगा। ये बात आपने याद रख ली है। टॉक्सिसिटी इसकी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्फ्यूजन रिलेटेड टॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये दो बात आपने जरूर याद रखनी है। इन्फ्यूजन रिलेटेड में आ जाएगा मसल स्पैज्म, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर फॉल और फीवर, चिल्स वगैरह वगैरह। अगर ये हम अवॉइड करना चाहते हैं तो एक तो स्लोली इन्फ्यूजन करो और दूसरा एंटी हिस्टामिन, एंटीपायरेटिक्स वगैरह पहले ही दे दो। सही होगी बात। फिर आती है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी में रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो जाता है और पोटेशियम और मैग्नीशियम वेस्टिंग हो रही है, यानी कि हाइपोकैलीमिया होगा, जिसकी वजह से ज़्यादा कार्डियक अरिथमियाज भी हो सकती हैं। और अगर किडनी का प्रोग्राम बढ़ गया है तो किडनी तो एरिथ्रोपोइटिन भी बनाती थी जो कि आरबीसी को प्रमोट करता है। तो जारी बात है, अगर एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो एनीमिया भी होने के चांसेस हैं। तो ये सारे मसाइल बन रहे हैं। इन मसलों को कैसे अवॉइड किया जाए, वजह कंटिन्यूस सलाइन इन्फ्यूजन करते रहो ताकि ये जो सॉल्ट्स के मसले बन रहे हैं ये इतने ज़्यादा ना बने और रीनल डैमेज कम से कम हो सके। ये बेसिकली डोज लिमिटिंग नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, तो डोज को कम करके भी आप इस नेफ्रोटॉक्सिसिटी को अवॉइड कर सकते हो। उसके अलावा लाइपोसोमल फॉर्मुलेशन के थ्रू भी आप इस नेफ्रोटॉक्सिसिटी को अवॉइड कर सकते हो। तो अवॉइड करने के लिए सलाइन इन्फ्यूजन, रिडक्शन ऑफ डोज, लाइपोसोमल फॉर्मेशंस, डन हो गया। उसके अलावा अगर आप इंट्राथीकली दे रहे हो तो फिर न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि सीजर्स, न्यूरोलॉजिक डैमेज वगैरह, डन। नेक्स्ट ड्रग ग्रुप आता है आपके पास फ्लू साइटोसिन, जो कि डीएनए को इनहिबिट कर रहा था। इसकी बस फार्माकोकाइनेटिक्स सिंपल सी है, कोई इतनी मजे की इंपॉर्टेंट बात नहीं है।
अलबत्ता एक मजे की बात यह है कि इसको सेल में दाखिल होने के लिए परमिएज की जरूरत होती है और फिर इसको एक्टिव फॉर्म में यानी कि 5-फ्लोरोयूरेसिल में कन्वर्ट होने के लिए डी अमाइनेज की जरूरत होती है। सही होगी बात। तो अगर फंजाई ने इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करनी हो तो वो सिंपली अपने परमिएज और डी अमाइनेज को चेंज कर लेता है और जारी बात है फिर ये इतना इफेक्टिव नहीं रह पाएगा। आमतौर पे हम लोग फ्लूसाइटोसिन को एम्फोटेरेसिन बी या एजोल इनके साथ मिला के देते हैं, इंडिविजुअली नहीं देते, और खासतौर पे क्रिप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए हम मिला के देते हैं। ये हो गया इसका यूज भी। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो बोन मैरो डिप्रेशन और लिवर डिस्फंक्शन कॉज करता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एजोल्स। एजोल्स की एब्जॉर्प्शन के लिए स्टमक की एसिडिटी रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वगैरह में इसकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी खराब होती है। सही के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा हाँ, फ्लूकोनाजोल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि सारे ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है, फ्लूकोनाजोल की इतनी अच्छी नहीं है। सारे ड्रग्स को लिवर मेटाबोलाइज करता है लेकिन फ्लूकोनाजोल अनचेंज फॉर्म में निकलता है, उसको इतना मेटाबोलाइज नहीं करता। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग पढ़ चुके थे कि ये इस वाले को, सॉरी, ये जो स्टेप है इस स्टेप को इनहिबिट कर रहा था जो कि 14 अल्फा डीमेथाइलेशन का स्टेप था। और एक मजे की बात ये भी है कि ये जो एंजाइम्स हैं ये साइटोक्रोम P450 एंजाइम की तरह के होते हैं, तो आप कह सकते हो कि एजोल साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं। एजोल्स की मेन टॉक्सिसिटी भी यही है कि वो साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करते हैं, ठीक है जी। और अगर इनसे रेजिस्टेंस डेवलप करनी हो तो वो जो एंजाइम्स हैं उनको हम कहते हैं खुदा का वास्ते एजोल्स की बात ना माना करो, यानी उनकी सेंसिटिविटी को चेंज कर दिया जाता है। अब मुख्तलिफ एजोल्स के नाम याद करने होंगे आपने, उसके लिए नमूने के हमारे पास इकरा ने कीटो डाइट की है। डाइटिंग करके लड़कियां फिर पोज बनाती है ना, पतली पतली हो जाती है, जाहिर सी बात है, और फिर पोज बना के बाजू का जितनी अच्छी पिक्चर आती है क्योंकि हाँ इतनी अच्छी आ गई और फौरन हैरान हो जाती है, तो उनको फ्लू हो जाता है। तो इकरा ने कीटो करके ऐसा पोज बनाया कि फौरी फ्लू हो गया। इकरा से आपको नाम याद होगा इट्राकोनाजोल, कीटो से याद होगा कीटोकोनाजोल, ऐसा से याद होगा इसेवोकोनाजोल, पोज से याद होगा पोजाकोनाजोल, फौरी से याद होगा वॉरीकोनाजोल, और फ्लू से याद होगा फ्लूकोनाजोल। अगर क्लिनिकल यूज की बात की सबसे ज्यादा काम का ड्रग इसमें से आपके पास फ्लूकोनाजोल होता है और सबसे ज्यादा टॉक्सिक ड्रग आपके पास कीटोकोनाजोल होता है। वॉरीकोनाजोल की टॉक्सिसिटी वी से वॉरी, वी से विजुअल डिस्टर्बेंसेस। सही की बात। तो पहले हम क्लिनिकल यूज को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हर ड्रग की। भाईजान कीटोकोनाजोल का तो बड़ा नैरो स्पेक्ट्रम है, इतना हम आमतौर पे यूज नहीं करते। फ्लूकोनाजोल जो है वो खासतौर पे ओरोफिंजियल कैंडिडियासिस में और इसोफेजियल कैंडिडियासिस में ड्रग ऑफ चॉइस भी है। तो ये इवन क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस में हम सोचते हैं कि भाई या एम्फोटेरेसिन बी यूज करेंगे या फिर इसको यूज करेंगे, ये दोनों ही आपके पास ड्रग ऑफ चॉइसेस होते हैं। बेहतर वैसे आमतौर पर एम्फोटेरेसिन बी ही होता है। एनीवेज, एक फर्क बात यह है कि ये एम्फोटेरेसिन बी हम लोग ओरली नहीं दे सकते क्योंकि वो अब्जॉर्ब ही होगा, ये हम लोग ओरली भी देते हैं। तो अगर आपने ओरल डोजेज में देना है तो फिर आप ये फ्लूकोनाजोल और कीटोकोनाजोल ये वाले ड्रग्स ही दोगे। अच्छा, इट्राकोनाजोल की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लास्टोमाइसिस, हिस्टोप्लाज्मा स्पोरोथायरिस इनकी में दे रहे थे। वॉरीकोनाजोल इन्वेसिव एस्परजिलोसिस में देते हैं और हमने देखा कि बाद स्टडी से पता चला है कि इन्वेसिव एस्परजिलोसिस के लिए इवन एम्फोटेरेसिन बी से भी बेहतर है। ओवरऑल कंसेप्ट बताऊं मैं आपको, एम्फोटेरेसिन बी थोड़ा खतरनाक है लेकिन बहुत इफेक्टिव ड्रग है, यानी इसकी टॉक्सिसिटी जरूर है लेकिन ये हम तब देते हैं जब दूसरे एंटीफंगल्स काम नहीं कर पा रहे ना, तब हम एम्फोटेरेसिन बी ठोकते हैं। बहुत ही काम की चीज़ है। सही हो के बाद आगे पोजाकोनाजोल का बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, कैंसर कीमोथेरेपी में देते हैं लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ ये टॉक्सिटी कॉज कर रहा होता है। इजेवोकोनाजोल का भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और ये टॉक्सिटी में भी अच्छा कम टॉक्सिटी कॉज करता है। टॉक्सिटी है क्या? एक तो साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर है जिसकी वजह से तो दूसरे ड्रग्स हैं जो कि साइटोक्रोम P450 पे डिपेंडेंट होते हैं जैसे कि वारफेरिन, फेनिटोइन, ये ड्रग्स इफेक्ट होंगे, इनकी हाफ लाइफ इफेक्ट होंगी। और दूसरा, साइटोक्रोम P450 बॉडी के भी कुछ हार्मोन्स, खासतौर पे सेक्स हार्मोन्स को मेटाबोलाइज करता है। जब वो सेक्स हार्मोन्स मेटाबोलाइज नहीं होंगे तो सेक्स हार्मोन ज्यादा होने की वजह से मसले आएंगे जैसा कि गायनेकोमेस्टिया, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, इनफर्टिलिटी, तो ये वाले मसले भी आते हैं खासतौर पर कीटोकोनाजोल की वजह से। ठीक हो गई बात। वॉरीकोनाजोल विजुअल डिस्टर्बेंसेस कॉज करता है और पोजाकोनाजोल जो है वो आपके पास साइटोक्रोम 3A4 को खासतौर पर इनहिबिट करे जिसकी वजह से साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमिस वगैरह बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट ड्रग ग्रुप जो सिस्टेमिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होता है उसका नाम है इकाइनोकैंडिन। तो ये इसके स्पेलिंग क्या है? ECHINO और आगे बढ़ा होगा। तो ये ई की जगह ना आप कर दो AB, तो ये हो जाएगा ABCHINO। ए से याद होगा आपको, एक तो उसका काम एस्परजिलोसिस को ट्रीट करने के लिए यूज होता है ये, और सी से याद हो जाएगा आपको कैंडिडल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज होता है ये। ठीक है, तो ये तो हो गए थे क्लिनिकल यूज। बी से याद होगा आपको कि सेल वॉल के बीटा ग्लूकैंस के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं जिसकी वजह से जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी याद हो गया आपको। अब आ जाओ टॉक्सिसिटी की तरफ। तो एक टॉक्सिसिटी है इसकी हिपैटोटॉक्सिसिटी और दूसरी टॉक्सिसिटी है इसकी इन्फ्यूजन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स जो कि हिस्टामिन पे डिपेंडेंट वगैरह होते हैं। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया इकाइनोकैंडिन। इसमें ड्रग ग्रुप्स कौन कौन से आते हैं? कैस्पोफंजिन, एनिडुलाफंजिन, माइकाफंजिन वगैरह आते हैं। बाकी इसके बारे में खास इंपॉर्टेंट सबसे लंबा नाम कौन सा है? एनिडुलाफंजिन, इसीलिए इसकी हाफ लाइफ सबसे लंबी है।
28 से 48 आवर्स की इसकी हाफ लाइफ होती है, यानी कि 1 से 2 दिन। ठीक होगी बात। तो ये तो हो गए सिस्टमिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने वाले ड्रग्स। अब आती है हमारे पास म्यूकोकुटेनियस फंगल इन्फेक्शन। म्यूकोकुटेनियस यानी कि स्किन, नेल्स, इन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम लोग सिस्टमिकली भी ड्रग्स को दे सकते हैं और टॉपिकली भी ड्रग को दे सकते हैं। सिस्टमिकली देते हैं ग्लिसोफल्विन, टर्बिनाफिन और कुछ एजोल्स को। तो ग्लिसोफल्विन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता है, सेल की ग्रीस यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स पे इसने इफेक्ट करना है, उनको रिवर्ट करना है। और मजे की बात यह है कि ग्लिसोफल्विन को सेल में एंटर होने के लिए एनर्जी डिपेंडेंट इनटेक की जरूरत होती है। तो अगर फंजाई ने इसको इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करनी हो तो वो इसका इनटेक नहीं करता, वो कहता है मैं अपनी एनर्जी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इनटेक नहीं होने दूंगा, तो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। सही होगी बात। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, वो इस तरह से कि इसकी है तो ओरल एब्जॉर्प्शन ही, लेकिन जितने छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स बना के दोगे उतनी ही इसकी अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी। और दूसरा, हाई फैट फूड के साथ इसकी बेहतर एब्जॉर्प्शन होती है। डरों की बात। क्लिनिकल यूज ऐसी बात है, डर्मेटोफाइट्स वगैरह, स्किन इन्फेक्शन वगैरह को ट्रीट करने में काम आएगा। टॉक्सिसिटी एक तो जनरल बात है इसकी, हेडेक, मेंटल कंफ्यूजन, और चूंकि ये फोटो सेंसिटिविटी कॉज करती है इसलिए पोरफायरिया के पेशेंट्स में ना देना है इसको, क्योंकि उनमें भी ज्यादा फोटो सेंसिटिविटी होती है। साथ साथ चूंकि ये साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर भी है, इसलिए वारफेरिन की बायोअवेलेबिलिटी को कम करता है। और मजे की बात यह है कि एथेनॉल के साथ डायसल्फाइड रिएक्शंस भी, लाइक रिएक्शंस भी कॉज करता है। ठीक है, तो एक तो बात पोरफायरिया वालों में नहीं देना, दूसरा वारफेरिन के साथ नहीं देना, तीसरा एथेनॉल के साथ भी नहीं देना। ओके हो गया जी। नेक्स्ट आता है टर्बिनाफिन, जो कि स्क्वालिन एपॉक्साइड बनना नहीं देता, यानी कि ये वाला काम स्क्वालिन एपॉक्साइड नहीं बनने देगा, उसकी वजह से स्क्वालिन जमा हो जाएगी। तो ये मैकेनिज्म एक्शन भी हम पढ़ चुके हैं। अल्टीमेटली एर्गोस्टेरॉल नहीं बनेगी, तो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी जो है वो इफेक्ट हो जाएगी। तो मैकेनिज्म एक्शन देख लिया। क्लिनिकल यूज इसका भी सिमिलर ही है, अलबत्ता ये थोड़ा बेहतर है। ये जो ग्लिसोफल्विन है ये हम लोग ओरल फॉर्म में देते हैं, टॉपिकली काम का ड्रग नहीं है। तो यानी कि स्किन के ऊपर लगाने के लिए ग्लिसोफल्विन काम का ड्रग नहीं था, वेयर एज ये हम लोग टॉपिकली भी दे सकते हैं, पहली बात। दूसरा, ग्लिसोफल्विन से ज्यादा इफेक्टिव है। तीसरा, ये साइटोक्रोम P450 के ऊपर भी कोई असर नहीं रखता, जाके ग्लिसोफल्विन असर रखता था। तो ये ग्लिसोफल्विन से थोड़ा सा बेहतर ड्रग है। टर्बिनाफिन डन हो गया। अच्छा, कुछ एजोल्स हैं वो भी हम लोग टॉपिकली यूज कर सकते हैं म्यूकोकुटेनियस एंटीफंगल्स को ट्रीट करने के लिए। और मजे की बात यह है कि चूंकि एजोल्स स्किन में या नेल्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं यार कुछ ऐसा दो। मिसाल के तौर पे हम इसको 1 हफ्ता देते हैं, 1 हफ्ते के अंदर वो जहाँ पे जख्म था या जहाँ पे इन्फेक्शन थी वहाँ पे पूरी तरह जमा हो जाते हैं और इन्फेक्शन से लड़ता रहता है। फिर हम 2-3 हफ्ते ड्रग को नहीं देते। ठीक, जब आहिस्ता आहिस्ता कंसंट्रेशन कम होना शुरू होती है फिर दोबारा 1 हफ्ता ड्रग देते हैं। इससे होता यह है कि हम इसकी टॉक्सिसिटी से काफी तक बच जाते हैं, लेकिन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो ये हम कहते हैं इंटरमिटेंट डोजिंग या पल्स फॉर्म में हम इसको दे देते हैं। तो ये काफी काम की चीज है। नेक्स्ट आते हैं आपके पास टॉपिकल एंटीफंगल थेरेपी। इसमें दो ही चीजें हैं, एक तो एजोल्स को हम टॉपिकली भी दे सकते हैं, एज अ क्रीम भी लगा सकते हैं, और दूसरा निस्टैटिन। निस्टैटिन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो पोलीइन ही, जैसे कि एम्फोटेरेसिन बी था, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ब्ला ब्ला सारा कुछ एम्फोटेरेसिन बी से सिमिलर ही है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि ये हम लोग ओरल या इंट्रावेनस फॉर्म में नहीं देते, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी काफी ज्यादा है। ये हम लोग सिर्फ सिस्टमिक मतलब बेसिकली म्यूकोकुटेनियस इन्फेक्शन के लिए देते हैं, खासतौर पे ओरल कैंडिडियासिस। ये होता नहीं है अस्थमा के पेशेंट जब हिले रहते हैं तो उनको वो मुंह में मसला ना बन जाए, उसके लिए माउथ वॉश देते हैं। उस माउथ वॉश के अंदर निस्टैटिन ही होता है, तो निस्टैटिन को हम लोग स्विश एंड स्वॉलो के लिए यूज करते हैं, यानी कि कुल्ली करने के लिए। के बाद और खासतौर पे कनाडा के इन्फेक्शन के खिलाफ काम करता है। एक्सरसाइज में भी एक एमसीक्यू है जिसमें ईसोफेजियल कैंडिडियासिस के लिए हम लोग निस्टैटिन को यूज कर रहे हैं। तो एक तो ओरल इन्फेक्शन के लिए हो गया, और दूसरा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक की इन्फेक्शन, जिस तरह ईसोफेजियल कैंडिडियासिस वगैरह हो गया, या यहाँ पे कनाडा वगैरह को ट्रीट करने के काम आता है। और उसके अलावा एजोल्स में माइक्रोनाजोल और क्लोट्रिमाजोल भी यूज होता है टॉपिकल एंटीफंगल थेरेपी में। क्लोट्रिमाजोल का नाम पहले आपने नहीं पढ़ा था, याद रखो, ये भी एक एजोल है। वैसे भी नाम के एंड में एजोल आ रहा है तो याद हो ही जाएगा कि इट बिलोंग्स टू एजोल ग्रुप। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।